नमस्ते। हमारे पुरातन पुस्तक चैनल पर हमने महर्षि वाग्भट के ग्रंथ अष्टांग हृदयम से अनेक सूत्रों और विषयों पर वीडियो बनाए हैं जी। लेकिन आज की जो चर्चा है उसका उद्देश्य कुछ और गहरा है, कुछ और मौलिक। आज हम समझेंगे कि ये ग्रंथ अष्टांग हृदयों वास्तव में है क्या। मतलब ये प्रश्न उठाना कि अष्टांग का वास्तविक अर्थ क्या है। सही। अष्ट यानी 8, अंग यानी भाग, ये तो सरल है। हाँ। लेकिन ये 8 अंग हैं कौन से, और सबसे बड़ा सवाल क्यों? क्यों महर्षि वाग्भट ने आयुर्वेद के विशाल सागर को इन्हीं 8 भागों में विभाजित किया? आखिर इन 8 हिस्सों में ऐसी क्या खास बात है कि ये पूरी लाइफ साइंस को अपने अंदर समेट लेते हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये हमें सीधे ग्रंथ के हृदय तक ले जाता है। देखिए, वाग्भट जी से पहले चरक और सुश्रुत संहिताएं थी, ज्ञान का भंडार थी, लेकिन वाग्भट जी की जो प्रतिभा थी ना, वो इस बात में थी कि उन्होंने उस बिखरे हुए ज्ञान को एक व्यवस्थित, एक संपूर्ण ढांचे में पिरो दिया, एक स्ट्रक्चर दे दिया। बिल्कुल। उन्होंने आयुर्वेद को 8 स्तंभों पर खड़ा किया और कहा कि यदि कोई इन 8 को समझ ले तो उसने जीवन के विज्ञान को समझ लिया। अच्छा। ये केवल रोगों की सूची नहीं है, ये जीवन को देखने का, उसे जीने का एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। और उन्होंने इसे इतना सरल बना दिया कि ये सिर्फ वैद्यों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक मार्गदर्शिका बन गया जो स्वस्थ रहना चाहता है। जी हाँ। तो चलिए इस ढांचे को खोलना शुरू करते हैं। पहला स्तंभ या पहला अंग है काया चिकित्सा। काया यानी शरीर। हाँ। तो क्या इसका मतलब जनरल मेडिसिन है जैसा हम आज समझते हैं? ऊपरी तौर पर हाँ, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। काया चिकित्सा सिर्फ लक्षणों को दबाने का विज्ञान नहीं है, यह रोग के मूल कारण तक पहुंचने का विज्ञान है। और वाग्भट जी के अनुसार लगभग हर रोग का मूल कारण एक ही है, अग्नि का मंद पड़ जाना। अग्नि? हाँ, और यहाँ अग्नि का मतलब सिर्फ हमारे पेट की पाचन अग्नि, मतलब डाइजेस्टिव फायर से नहीं है। अच्छा। ये हमारे शरीर की हर कोशिका में मौजूद वो ऊर्जा है, वो मेटाबॉलिक इंटेलिजेंस है जो भोजन को शरीर के 7 धातुओं में बदलती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। यहीं पर मुझे एक बात रोककर पूछनी है। वो प्रसिद्ध सूत्र है रोगाः सर्वेपि मंदाग्नौ, यानी सभी रोग मंद अग्नि से होते हैं। जी। ये एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब सारे रोग, आज के समय में हम जेनेटिक बीमारियों की बात करते हैं, किसी एक्सीडेंट से लगी चोट की बात करते हैं, क्या वाग्भट जी के अनुसार उनका भी संबंध मंद अग्नि से है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, अग्नि केवल पाचन नहीं बल्कि शरीर की रूपांतरण, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है। जब कोई जेनेटिक समस्या होती है तो इसका अर्थ है कि शरीर के निर्माण प्रक्रिया में, धातुओं के बनने की प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी है। ये भी तो एक प्रकार की अग्नि की विकृति है। अच्छा। और चोट लगने के बाद उस घाव को भरने की जो प्रक्रिया है, नई कोशिकाएं बनाने की जो शक्ति है, वो भी तो अग्नि ही है। सही बात है। जिसकी अग्नि तीव्र होगी उसका घाव जल्दी भरेगा, जिसकी मंद होगी उसे इन्फेक्शन हो सकता है या घाव भरने में बहुत समय लगेगा। तो वाग्भट जी एक बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। क्या? शरीर की हर प्रक्रिया, चाहे वो निर्माण की हो, रक्षा की हो या ऊर्जा पैदा करने की, वो अग्नि पर ही निर्भर है। इसीलिए काय चिकित्सा का पहला काम शरीर की अग्नि को संतुलित करना है। मतलब अग्नि शरीर का मास्टर इंजन है। अगर इंजन ही ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप कितना भी अच्छा ईंधन डाल दें, गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। बिल्कुल सही कहा। अद्भुत। चलिए अब दूसरे अंग की ओर बढ़ते हैं, जो है बाल चिकित्सा। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि उस युग में बच्चों के लिए एक अलग डिसिप्लिन की जरूरत समझी गई। बिल्कुल। और वाग्भट जी का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। एक बच्चा एक छोटा वयस्क नहीं होता, उसका शरीर, उसका मन, उसकी ऊर्जा, सब कुछ एक नाजुक और विकासशील अवस्था में है। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये चिकित्सा बच्चे के जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भधारण की योजना बनाने से भी पहले शुरू हो जाती है। हाँ, ये माता पिता के स्वास्थ्य, उनके खान पान और उनकी मानसिक स्थिति से शुरू होती है। फिर गर्भावस्था के 9 महीनों का इतना डिटेल वर्णन है कि हर महीने शिशु का क्या विकास हो रहा है और माँ को क्या खाना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये तो आज की मॉडर्न एपिजेनेटिक्स जैसा लगता है, जहाँ कहते हैं कि माता पिता की जीवन शैली का असर बच्चे के जीन्स पर भी पड़ सकता है। आप इसे प्राचीन एपिजेनेटिक्स कह सकते हैं। उनका सिद्धांत था बालः एव कुलस्य बीजम। इसका अर्थ यानी बालक ही कुल का बीज है, जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष बनेगा। अगर बीज ही स्वस्थ है और शक्तिशाली है तो आने वाली पीढ़ी अपने आप में स्वस्थ होगी। मतलब ये केवल बच्चे का इलाज नहीं है? नहीं, यह एक स्वस्थ समाज की नींव रखने का विज्ञान है। इन्होंने शरीर की बात की, भविष्य की पीढ़ी की बात की,
लेकिन उस चीज का क्या जो आज शायद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है, हमारा मन। मन। तीसरा अंग है गृह चिकित्सा। ये नाम ही बड़ा रहस्यमय लगता है। क्या ये आज की साइकोलॉजी या साइकाइट्री है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वाघभट जी ने हजारों साल पहले ये घोषित कर दिया था कि मन के रोग शरीर के रोगों से कहीं ज्यादा गंभीर और कष्टदायक होते हैं। सच में? हाँ, उन्होंने भय, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, चिंता, अवसाद इन सबको रोग माना। लेकिन यहाँ गृह शब्द का अर्थ सिर्फ प्लैनेट्स नहीं है। इसका एक अर्थ है पकड़ लेना, टू ग्रास्प। पकड़ लेना? हाँ, वो अनदेखी शक्तियां, वो नकारात्मक विचार या ऊर्जाएं जो हमारे मन बुद्धि को पकड़ लेती हैं और हमें असंतुलित कर देती हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो क्या वाघभट जी ये कह रहे थे कि नकारात्मक विचार सचमुच में हमारे शरीर में एक फिजिकल बदलाव ला सकते हैं, या ये सिर्फ एक मेटाफोर है? नहीं, ये बिल्कुल भी मेटाफोर नहीं है, ये प्योर फिजियोलॉजी है। अच्छा? उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया कि कैसे हमारे विचार और भावनाएं शरीर के त्रिदोष, वात, पित्त और कफ को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। कैसे? जैसे बहुत अधिक चिंता और भय से शरीर में वात बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द, गैस और नींद न आने जैसी समस्याएं होती हैं। क्रोध और जलन से पित्त भड़कता है, जिससे त्वचा की समस्याएं, एसिडिटी और इन्फ्लेमेशन होता होगा। बिल्कुल। और लोभ या मोह से कफ दूषित होता है, जिससे शरीर में भारीपन और सुस्ती आती है। ये साइकोसोमैटिक मेडिसिन का मूल है, जिसे आज का विज्ञान अब जाकर स्वीकार कर रहा है। और इसके उपाय? इसके उपाय भी बताए गए। मंत्र, ध्यान, सात्विक आहार, प्राणायाम, ये मन को ठीक करने का एक संपूर्ण विज्ञान है। शरीर हो गया, मन हो गया, अब आते हैं चौथे अंग पर, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, जिसे शालाक्य तंत्र भी कहते हैं। ऊर्ध्वांग यानी गर्दन से ऊपर का हिस्सा। जी। आंख, कान, नाक, गला, सर, इन्हें अलग से एक पूरी शाखा क्यों समर्पित की गई? क्योंकि ये हमारे ज्ञान के द्वार हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां। हम दुनिया का अनुभव इन्हीं के माध्यम से करते हैं। वाघभट जी कहते हैं, नेत्रम ही सर्वेशाम ज्ञानेंद्रियाणम प्रधानम, यानी आंख सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे प्रमुख है। सही बात है। और सोचिए, आज हम अपने इन द्वारों का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। घंटों मोबाइल स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखना, कानों में तेज आवाज में हेडफोन लगाए रखना। हाँ, वाघभट जी ने मोतियाबिंद से लेकर बहरेपन और साइनस तक इन सभी अंगों के रोगों का विस्तार से वर्णन किया और उन्हें स्वस्थ रखने के उपाय भी बताए। ये हमारी चेतना के द्वारों को स्वच्छ और स्पष्ट रखने का विज्ञान है। ये बात तो आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। अब पांचवें अंग पर आते हैं, जिसे सुनकर हर भारतीय को गर्व होता है, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। जी, और ये कोई साधारण सर्जरी नहीं थी, अत्यंत विकसित। सुश्रुत को तो फादर ऑफ सर्जरी कहा ही जाता है, और वाघभट ने उस ज्ञान को और व्यवस्थित किया। उन्होंने 100 से भी ज्यादा तरह के सर्जिकल उपकरणों का वर्णन किया है। फोड़े फूंसी निकालने से लेकर टूटी हड्डियों को जोड़ने और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के ट्यूमर हटाने तक की प्रक्रियाएं बताई हैं। ये सब अद्भुत है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। आज हमारे पास एडवांस्ड एनेस्थीसिया है, उस समय दर्द को कैसे नियंत्रित किया जाता था? क्या उनके पास कोई प्रभावी हर्बल एनेस्थेटिक थे, या ये बस मरीज की सहनशक्ति पर निर्भर था? बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है। उनके पास दर्द को कम करने और मरीज को बेहोश करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों और धूम्र यानी धुएं का प्रयोग करने की विधियां थीं। अच्छा। बेशक वे आज के एनेस्थीसिया जितनी प्रभावी नहीं रही होंगी, लेकिन वे केवल सहन शक्ति पर निर्भर नहीं थे। उनका सिद्धांत भी बहुत स्पष्ट था। क्या था? यशा शस्त्रम यदा योग्यम तदा शस्त्रम विधीयते। मतलब जब दवाइयों से रोग ठीक न हो, तभी शस्त्र का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में करना चाहिए। यह जीवन बचाने का विज्ञान था। अब छठा अंग, दंष्ट्र चिकित्सा यानी टॉक्सिकोलॉजी, विष विज्ञान। ये तो सर्प दंश या बिच्छू के काटने तक ही सीमित होगा, है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। वाघभट जी ने विष को 3 मुख्य भागों में बांटा। स्थावर, जो पेड़ पौधों से मिले, जंगम, जो जीव जंतुओं से मिले, हाँ, और कृत्रिम, जिसे आज हम केमिकल पॉइजन कह सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है गर्विष या स्लो पॉइजन की अवधारणा। स्लो पॉइजन आज के संदर्भ में? बिल्कुल। सोचिए, हमारे भोजन में पेस्टिसाइड्स, हवा में प्रदूषण, पानी में केमिकल्स, और जैसा हमने गृह चिकित्सा में बात की, हमारे मन में नकारात्मक विचार। ये सब क्या है? ये सब गर्विष हैं, जो धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा होकर हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। दंष्ट चिकित्सा
इन सभी विषयों को पहचानने और शरीर से बाहर निकालने का विज्ञान है। 7वां अंग है जरा चिकित्सा, जिसे रसायन तंत्र भी कहते हैं। ये शब्द रसायन सुनते ही एंटी एजिंग का ख्याल आता है। आज पूरी दुनिया इस एंटी एजिंग के पीछे भाग रही है। तो क्या वाघभट जी के पास बुढ़ापे को रोकने का कोई रहस्य था? हाँ, लेकिन उनका रहस्य किसी क्रीम या इंजेक्शन में नहीं था। रसायन का मतलब है जो हमारे रस यानी शरीर के पोषण को उत्तम बनाए। ये असमय आने वाले बुढ़ापे को रोकने का विज्ञान है। अच्छा। वाघभट जी के अनुसार युवावस्था का संबंध आपकी उम्र से कम और आपकी ऊर्जा और ओज से ज्यादा है। तो रसायन सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं है? नहीं, रसायन केवल आंवला या अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां खाना नहीं है। सही समय पर सोना, सही भोजन करना, व्यायाम करना, मन को शांत रखना, ये सब सबसे बड़ी रसायन क्रियाएं हैं। सूत्र है रसायनम वयः स्थापनम आयुष्करम। रसायन आपकी उम्र को थाम लेता है और आयु को बढ़ाता है। यह बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि भीतरी शक्ति और जीवंतता का विज्ञान है। और अब हम आते हैं 8वें और अंतिम अंग पर, वृष चिकित्सा या वाजीकरण तंत्र। इसका संबंध किससे है? वृष का अर्थ है बैल, जो शक्ति, पौरुष और सामर्थ्य का प्रतीक है। तो यह शाखा प्रजनन, स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और यौन शक्ति से संबंधित है। लेकिन आयुर्वेद इसे केवल शारीरिक क्रिया के रूप में नहीं देखता। वाघभट जी के अनुसार शुक्र या वीर्य शरीर की 7 धातुओं का अंतिम और सबसे श्रेष्ठ सार है। सबसे श्रेष्ठ सार? हाँ, शुक्रम ही सर्वधातुनाम सारम। यह हमारे जीवन की सबसे कीमती ऊर्जा है, जिसे ओज भी कहते हैं। तो ये ओज क्या है, इसे सरल भाषा में कैसे समझें? ओज को आप शरीर की अल्टीमेट बैटरी बैकअप समझ सकते हैं। यह हमारी वाइटैलिटी, हमारी इम्यूनिटी, हमारे चेहरे का तेज, हमारी जीवनी शक्ति है। अच्छा। जब शरीर में ओज भरपूर होता है तो व्यक्ति ऊर्जावान, आकर्षक और रोगों से दूर रहता है। तो वृष चिकित्सा का उद्देश्य केवल संतानोत्पत्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति के ओज को बढ़ाकर उसे शक्तिशाली बनाना है। बिल्कुल। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि एक ओजस्वी व्यक्ति से ही एक ओजस्वी संतान पैदा हो सकती है। यह जीवन की निरंतरता और गुणवत्ता का विज्ञान है। इन 8 अंगों को एक साथ देखने पर एक अद्भुत तस्वीर उभरती है। ये रोगों के इलाज की अलग अलग शाखाएं नहीं है। नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये जन्म से लेकर वैल्यस तक, शरीर से लेकर मन तक, जीवन के हर पहलू के लिए एक संपूर्ण यूजर मैनुअल है। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। ये 8 अंग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। आप मन को ठीक किए बिना शरीर को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। ग्रह और काय चिकित्सा। हाँ, आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को स्वस्थ रखे बिना ऊर्जावान महसूस नहीं कर सकते। ऊर्ध्वांग और जरा चिकित्सा। जी, एक स्वस्थ संतान के लिए माता पिता का शारीरिक और मानसिक रूप से विषमुक्त होना जरूरी है। मतलब बाल, दंष्ट और वृष्ट चिकित्सा, ये सब आपस में जुड़े हैं। यही तो होलिस्टिक अप्रोच है जिसकी बात आज दुनिया कर रही है। वाघभट ने हजारों साल पहले इसका पूरा खाका तैयार कर दिया था। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य ही यही है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जी, यानी जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उसके रोग को दूर करना। पहला जोर हमेशा रक्षा पर है, इलाज पर नहीं। आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट हो गया कि अष्टांग हृदयम केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के लिए कालातीत मार्गदर्शिका है। हर अंग अपने आप में गहरा सागर है। और ये ज्ञान सिर्फ जानने या बौद्धिक रूप से समझने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। जब हम इसमें से छोटी छोटी बातें भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन में ऊर्जा, शांति और आनंद का स्तर बढ़ने लगता है। सही। आयुर्वेद उपचार से कहीं बढ़कर है। ये जीवन को एक उत्सव बनाने की कला है, प्रकृति की लय के साथ नृत्य करने का विज्ञान है। आज की बातचीत एक सवाल मन में छोड़ जाती है। आज के दौर में हमारे पास हर अंग के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या इस अति विशेषज्ञता में हम इंसान को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखना भूल गए हैं? शायद सबसे आधुनिक विचार यही प्राचीन एकीकृत दृष्टिकोण है। बहुत गहरा विचार है। शायद हमें टुकड़ों में देखने की जगह खुद को फिर से एक संपूर्णता में देखना सीखना होगा। हमारे पुरातन पुस्तक चैनल पर हम इन 8 शाखाओं पर और भी गहरी चर्चा करते रहेंगे। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।